हेलो मेरे नौनिहालों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 एफ ब्लॉक के तत्व भाग 4 की। तो मोशन लर्निंग में श्रुति मालवी आप लोगों का स्वागत करती है और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, आज के लेक्चर में है एक्टिनाइड। जी हाँ, एक्टिनाइड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं? जैसे लेंथेनाइड्स होते हैं वैसे एक्टिनाइड्स होते हैं। लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व, एक्टिनम के बाद आने वाले 14 तत्व। तो एक्टिनाइड क्या होते हैं? एक्टिनम के बाद आने वाले, एक्टिनम के बाद आने वाले 14 तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक होता है, एक्टिनाइड श्रेणी में आते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। जैसे लेंथेनाइड्स थे ना बेटा, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व, वैसे ही एक्टिनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। अब एक्टिनाइड्स के लिए भी हम एक छोटा वर्ड AN यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लेंथेनम के लिए LN यूज करते थे ना, ऐसे ही लेंथेनाइड्स, ये जो 14 तत्व है ना 90 से 103 वाले, इन सभी के लिए हम सम्मिलित रूप से AN जो शॉर्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हम जहां भी एक्टिनाइड लिखना चाहेंगे वहां पर हम क्या लिखेंगे? AN लिखेंगे, ठीक है। अब एक्टिनाइड होते कहां पर है ना? तो आवर्त सारणी में मैंने बताया था आपको, आवर्त सारणी में 2 ही बंदर है, एक एक्टिनम नाम का बंदर और एक लेंथेनम नाम का बंदर। और ये क्या है? उसकी पूंछ। तो बंदर जिस कमरे में होता है अपनी पूंछ भी वहीं रखता है। तो एक्टिनम का जो वर्ग और जो आवर्त होगा वही एक्टिनाइड्स का आवर्त और वर्ग होगा। तो आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग तथा 7वें आवर्त में ये उपस्थित होते हैं। 7वें आवर्त में ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब 7वें आवर्त में उपस्थित होते हैं परंतु जगह के अभाव में, है ना। और लेंथेनाइडों के साथ में गुणों में समानता लगभग दर्शाते हैं, इसलिए इनको भी आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया है लेंथेनाइडों के साथ में, ठीक है। तो आवर्त सारणी में स्थान के अभाव तथा लेंथेनाइडों के साथ गुणों में समानता दर्शाने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में अलग से रखा जाता है, अलग से रखा जाता है, ठीक है। अलग से रखा जाएगा, सीधी सी बात है, जगह ही नहीं है तो लेंथेनाइड्स के साथ में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को अलग से नीचे की तरफ रखा जाता है ना। अब अगली बात मैं करूं तो एक्टिनाइड्स का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन N-2 F उपकोश में रखा जाता है। जैसे F ब्लॉक के तत्व होते हैं ना,
एफ ब्लॉक के तत्वों का यही है कि एफ ब्लॉक के तत्व कौन होंगे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f सब शेल में रखा जाए। तो यहाँ पर n क्या है, 7वां है, तो 7वें क्या -2 कर दोगे तो 5 बचेगा, तो 5f उपकोष में, यानी कि n-2 f यानी कि कौन सा 5f उपकोष में भरा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड्स कहा जाता है। अब एक्टिनाइड्स होते कौन कौन से हैं बच्चों, ये रहे देखो। एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय हम इसके इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं वो 90 से 103 तक जाते हैं। तो देखो 90 नंबर का थोरियम, 91 वाला प्रोटैक्टिनियम, 92 वाला यूरेनियम, देन 93 प्लूटोनियम, आगे चलता जाएगा एक क्रम, है ना। देन फिर प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम, ये 14 तत्व यहाँ पर उपस्थित है। इसका 90, 91, 92, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 तक के ये तत्व यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये सभी तत्व कहाँ आते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी में आते हैं। अब आपको इनका नाम देख करके ऐसा लग रहा होगा कि यार ये नाम तो कहीं सुने सुने से लग रहे हैं, है ना। देखो ये एम, अमेरिकम, है ना, अमेरिशियम कहाँ गया, ये रहा अमेरिशियम, है ना, क्यूरियम, यूरेनियम तो चलो हम लोग सब जानते ही है, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, ऐसा लग रहा है जैसे इन नामों को हम लोगों ने पहले कहीं सुना हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि ये जो सभी तत्व है ना, ये मैनमेड तत्व हैं, ठीक है, इंसानों द्वारा बनाए गए, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं हमारे देश के महान, उन लोगों के द्वारा बना, हमारे देश के क्या और भी जो देश हैं सभी देशों के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। और इनके नाम जो है किसी न किसी देश या किसी न किसी जो गुरु हैं उनको समर्पित किए गए हैं। जैसे कि देखिए आप प्लूटोनियम, अमेरिशियम, या अमेरिका को समर्पित किया गया है। मैडम क्यूरी के नाम पर क्यूरियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप लोगों को, तो मैडम क्यूरी के नाम पर ही समर्पित है। बर्केलियम लॉरेंस और बर्कले नाम की जो लेबोरेटरी है उनको समर्पित ये बर्केलियम और लॉरेंशियम नाम है ना। और कैलिफोर्निया अपने देश को समर्पित किया है वैज्ञानिक ने, नाम कैलिफोर्नियम डाल दिया। आइंस्टीन के किसी न किसी शिष्य ने ये तत्व बनाया होगा तो आइंस्टीनियम नाम डाल दिया। मेंडेलीव के शिष्य ने मेंडेलिवियम डाल दिया। नोबेल प्राइज जिनके नाम पर मिलता है उनके नाम पर नोबेलियम डाल दिया गया, है ना। तो क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने गुरु को कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा देते हैं, है ना। तो गुरु दक्षिणा के नाम पर अगर इस तरह की गुरु दक्षिणा मिले तो जो गुरु होता है उसका तो नाम ही अमर हो जाता है ना। अब जैसे आप लोग हो, है ना, मान लीजिए आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ केमिस्ट्री का तरीका पसंद आ गया और आप में से कोई वैज्ञानिक वगैरह बन गया और 119वें नंबर के तत्व की खोज कर दे, है ना, और उसको समझ में आ जाएगा अरे हमारे को तो केमिस्ट्री पढ़ाती थी एक श्रुति मैडम थी जो मोशन में ऐसे केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाती थी और मैं अपने जो नए तत्व का जो नाम है उनको समर्पित करता हूँ। भाई अपना नाम तो आएगा ही सही, है ना, कि बनाया किसने, इसने बनाया, है ना, आपका नाम तो आएगा ही सही, ठीक है। परंतु आपने यदि अपने गुरु को समर्पित किया तो आपने अपने गुरु को अमर कर दिया। तो जैसे अगर आप लोगों ने किसी ने 119वें तत्व का खोज कर दी या निर्माण कर दिया, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब 118 हो गए तो 119वां भी हो ही सकता है ना। तो 119वें तत्व की आप में से किसी ने खोज कर दी और मेरे को समर्पित कर दिया, नाम रख दिया श्रुतियम, है ना, या श्रुति नियम, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी अमर, मेरा नाम भी अमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनके जो नाम लिए गए। पर यहाँ पर समस्या ये है कि इनको सीक्वेंस में याद रखना है ना। तो सीक्वेंस में याद रखने के लिए अपन ने एक ट्रिक बनानी है ना। तो ट्रिक देखना, अब आप थोरियम को अपन लिख देंगे था, पीए को लिख देंगे अपन पा, थापा, है ना। थापा नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो पहाड़ी जाति होती है, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी एक जाति होती है थापा, ठीक है, जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो थापा, है ना। अब पहाड़ पे रहने वाले लोग, ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, गोरे गोरे से होते हैं, है ना, उनका कलर बड़ा फेयर होता है, तो ऐसा लगता है जैसे विदेशी हूं, है ना। तो थापा यू नेपाली है, तो कौन, नेपाली, है ना। तो हमने क्या मतलब इसके दोस्त ने इसको बोला कि थापा तू है तो नेपाली पर तू कैसा लगता है, अमेरिकन जैसा लगता है ना। तो थापा यू नेपाली, पूरे अमेरिकन लगते हो। कैसे लगते हो भाई, पूरे अमेरिकन लगते हो, अच्छी बात है ना। अब परंतु ये थापा को पसंद नहीं है ये बात। थापा कैसा था, देशभक्त था। थापा बोला मैं तो इंडियन हूँ,
है ना। तो थापा को गुस्सा आ गया दोस्त के ऊपर। अब दोस्त से तो अपन कैसे भी बात कर सकते हैं, तो थापा ने दोस्त को क्या बोला, CM को कम और BK को मैंने लिख दिया बख्त। अब इन दोनों वर्डों को आप एक साथ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि थापा ने अपने दोस्तों को क्या बोला, है ना। ब आधा ख है ना, द नहीं है, आधा ख, कम बख्त। अब यहाँ हमारी ट्रिक खत्म हो गई है ना, कम वक्त तक। फिर अब मोहम्मद कैफ नाम का एक खिलाड़ी था, है ना, तो उसके ऊपर बनी हुई ये ट्रिक है। कैफ इस फॉर्म में, खिलाड़ी फॉर्म में आ जाता है ना, कम वक्त कैफ, सॉरी कम वक्त तक तो खत्म हो गया, कैफ इस फॉर्म में और मीडियम, MD मीडियम, मीडियम नंबर पर NO, अपन लिखते हैं ना नंबर, मोबाइल नंबर NO लिख करके डॉट लगा देते हैं, तो मीडियम नंबर पे लारा, ब्रायन लारा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो ये क्रिकेटरों के नाम पर आधी ट्रिक बनाई हुई है। तो यहाँ तक तो ट्रिक कैसी है, थापा यूं नेपाली पूरे अमेरिकन लगते हो, कम वक्त, ये अलग अलग चीज है ना। फिर कैफ इस फॉर्म में मीडियम नंबर पे लारा। तो मैं तो इस ट्रिक को इस तरीके से याद रखती हूँ। अब आपके पास में और कोई तरीका हो तो वो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमें सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है। ये 90 नंबर, 91, 92, 93 ऐसे करके 103 तक के तत्व यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख करके आप लोगों को बताया। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखिए मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये 7वें आवर्त के तत्व है। तो 7वें आवर्त के जब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के जस्ट पहले हम कौन सी गैस लगाते हैं, छठे आवर्त की गैस लगाते हैं। छठे आवर्त की गैस कौन है, रेडॉन। बोलिए रेडॉन है, गिन लो छठे आवर्त की तत्व, छठे आवर्त की इनर्ट गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन के बाद में रेडॉन। रेडॉन जो है वो अपने छठे आवर्त की है। अब छठे आवर्त का जो ये तत्व है, इसके बाद में हम कहाँ आएंगे, 7वें आवर्त में। अब 7वें आवर्त में आएंगे तो बताइए 7 आउटर मोस्ट शेल होता है, बाह्यतम कोश 7 होगा। तो जैसे लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था तो वैसे ही यहाँ पर 7वां S होगा और S में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए होंगे। ठीक है, 7 के एक पहले वाला यानी कि 6D होगा, है ना। 6D में आप 0 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन आप दे देंगे और N-2 यानी कि 5F होगा जिसमें आप 0 से 14 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। जी हाँ, 0, अभी मैं बताऊंगी कि 0 का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, रेडॉन 5F 0 से 14, 6D 0 से 1, 7S 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधा काम खत्म कर लेंगे ये सब लिख करके। देखिए अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके काम आधा खत्म कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन हम बाद में भरेंगे। तो रेडॉन 5F 6D 7S2, है ना। क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो जैसे अपन ने लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद किया था ना बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से हम इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रख लेंगे। क्या है, रेडॉन 5F 6D 7S2। फिर रेडॉन, बोलते चलो मेरे साथ में, रेडॉन 5F 6D 7S2। फिर बोलो रेडॉन 5F, दिमाग नहीं लगाना, बोलते चलना है, दिमाग तो मैंने लगा लिया जितना लगाना था, 7S2। अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करना है ना। रेडॉन 5F 6D 7S2। देन फिर रेडॉन 5F 6D 7S2। आगे चलो इधर भी, और कहाँ गए आ गए है ना। इनका भी वही, रेडॉन 5F 6D और 7S2। कई बार क्या होता है बेटा कि हम लोग चीजों को 2-3 बार इसलिए देखते हैं कि भाई कुछ ऐसा नहीं हो कि कुछ रह जाए जो हम आप लोगों को ना बता पाए, इसलिए कई बार क्या 1-2 बार चीजें हम लोग देख लेते हैं ना, तो बुरा मत माना करो भाई। रेडॉन 5F 6D 7S2। फिर रेडॉन 5F, बोलते चलो मेरे साथ में, हाँ 6D, जो बोलेगा उसी को याद होगा, जो नहीं बोलेगा उसको याद नहीं रहता, फिर बाद में भूल जाते बच्चे। 6D 7S2 रेडॉन। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत विद्वान होते हैं, है ना, उनको बहुत कुछ आता है, अच्छी बात है ना, अप्लाई भी करना चाहिए बेटा। तो रेडॉन 5F 6D 7S2 और ये रहा भाई रेडॉन 5F 6D और 7S। ये हो गई बात। अब हम भरेंगे इनमें क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भरने की ट्रिक
ट्रिक क्या है इसमें, 1, 5 और 8 यानी कि 5F की ही ट्रिक है। F में यानी कि F ब्लॉक में आपको क्या नहीं करना है, F में 1, 5 और 8 क्या क्या नहीं भरना है, 1 नहीं भरना है, 5 नहीं भरना है और 8 नहीं भरना है। 1, 5, 8 नहीं भरना है, परंतु 7 और 14 जो है वो कितनी बार बेटा, 2 बार भरना है। ठीक है, 1, 5 और 8 आप नहीं भरेंगे, 1, 5, 8 नहीं भरेंगे, 7 और 14 आप कितनी बार भरेंगे, 2 बार भरेंगे। तो 1 नहीं भरेंगे तो फिर कहां से शुरू होगी गिनती, गिनती शुरू हो जाएगी भाई 0 से। अब आप बोलोगे कि मैडम अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F में जाता तो एक्टिनाइड कहलाता, अंतिम इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं 5F में, फिर ये क्यों है, अभी करेंगे बात, रुको जरा सब्र करो। है तो 0 से हम गिनती चालू करेंगे, 1 नहीं भरनी है तो 0 से गिनती चालू करते हुए 0, 1 नहीं डालना है तो 2, 3, 4, 5 नहीं डालना है तो 6, 7 कितनी बार, 2 बार। ठीक है, 5F में इलेक्ट्रॉन भरते चलते हैं। 8 नहीं भरना है तो भैया 9 से चालू कर दो गिनती, 9, 10, 11, 12, 13 और 2 बार क्या आपका 14। बोलिए हो गया क्या काम, F में इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 7S में इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बचा कौन, D। ये D क्या काम करेगा, अपना वो गिनती शुरू कर देंगे, गिनती में जो भी कम पड़ेगा वो D में डाल देंगे, नहीं तो 0 चलने देंगे, है ना। और गिनती कहां से चालू करनी है, बिल्कुल लैंथेनाइड्स की तरह एक्टिनाइड्स की भी गिनती 4 से शुरू होगी। क्यों, क्योंकि रेडॉन के बाद में प्रथम तत्व कौन सा आएगा, प्रथम वर्ग का, सेकंड वर्ग का दूसरा तत्व, तीसरा तत्व एक्टिनम, और एक्टिनम के बाद में चौथा तत्व ये है। तो 4 से गिनती चालू होगी यहाँ पर, तो 4 से गिनती चालू होगी। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो आप, तो 2 और 2 गए 4, 4 के बाद आता है 5, 2 और 2 4 और 1 5, 5 के बाद में 6 करने के लिए यहाँ पर 1, 6 के बाद में 7 करने के लिए यहाँ पर 1, है ना। 7 के बाद में 8 हो गए, देखो 3, 2, 5 और 1 6, 6 के बाद में ये 7, 4, 2, 6 और 1 7, 7 के बाद में 8। तो बताओ यहाँ पर डी को कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कुछ नहीं, है ना। 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 करने के लिए डी में 1 इलेक्ट्रॉन आप डाल दो। ठीक है, 10 हो गए, 10 के बाद में 11 अपने आप ही हो गए, देखो 9 और 2 11, 10 और 2 12, 11 और 2 13 यानी कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 12 और 2 14 यानी कि यहाँ डी में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 14 के बाद आता है 15, तो 13 और 2 हो गए 15 यानी कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 15 के बाद में ये 16 यानी कि डी में 0 इलेक्ट्रॉन, और 17 करने के लिए डी में 1 इलेक्ट्रॉन हम डालते चलेंगे। तो बताओ हो गया ना सेटिस्फाई हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तर्ज पर जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो क्या याद रखा कि एफ में 1 5 8 नहीं भरेंगे, 7 और 14 2 बार भरेंगे। ठीक है, लैंथेनाइड्स में हमने क्या किया था, 2 और 8 नहीं भरा था और 7 14 2 बार भरा था, तो इसमें 1 5 8 नहीं भरेंगे, 7 14 2 बार भरेंगे। बोली बात समझ में आ गई क्या, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद में हम बात करेंगे वही जो प्रश्न हम उधर छोड़ के आए थे, क्या कि भाई थोरियम को एफ ब्लॉक में क्यों रखा जाता है। देखो थोरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैंने आप लोगों को बोला है इनऑर्गेनिक की सभी समस्याएं किससे सॉल्व होंगी, संजीवनी बूटी से। और संजीवनी बूटी कौन है, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मेरे से बड़े हुए जितने भी बच्चे हैं वो संजीवनी बूटी जानते हैं कि क्या है। ठीक है, तो संजीवनी बूटी देखो ये रहा थोरियम। अब थोरियम क्या है, एफ ब्लॉक का तत्व है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, रेडॉन 5F 6D और 7S2। ठीक है, और पहला ही है ना, था पायु नेपाली में था तो यही है ना, तो 0 और गिनती जो होती 4 से चालू हो जाती है, तो 2 ये रहे और 2 ही है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा। देखो मेरे को कोई एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी एटम दे दो, मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को बता दूंगी बिना एटॉमिक नंबर के। ठीक है, अब बिना एटॉमिक नंबर के यदि संजीवनी बूटी ही याद हो गई है तो फिर तो इनऑर्गेनिक सरल हो गई ना। तो आप लोग भी जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, वही तरीका याद रखना, आपको एटॉमिक नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये, है ना। अब थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और इसके 5F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसको हमने F ब्लॉक में रखा है ना। तो थोरियम F ब्लॉक का तत्व होता है, जबकि
इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में (5f) में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। परंतु जब यह ऑक्सीकरण अवस्था 3+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तो 6d का एक इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में ट्रांजिट हो जाता। भाई मतलब क्या होता है कि 6 जिस प्रकार से वहां पर 4f और 5d की ऊर्जा बराबर थी, यहां पर 6d और 5f की ऊर्जा बराबर है। 5f और 6d की ऊर्जा बराबर होने की वजह से क्या होता है कि जब थोरियम 3+ ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना, तो 6d का जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो, अरे 6d का जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो 6d का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां ट्रांजिट कर जाता है? 5f उपकोष में चला जाता है। तो 5f उपकोष में संक्रमण कर जाता है। तो 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में 6d का एक इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में संक्रमण कर जाता है और ये f ब्लॉक का तत्व कहलाने लगता है। मतलब क्या हो रहा है कि जब अपना थोरियम जो है 3+ ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ना बेटा, 3+ ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का मतलब है कि बाह्यतम कोश के 3 इलेक्ट्रॉन गए, बाह्यतम कोश के 2 तो गए, एक इसमें से भी गया, तो 6d में एक इलेक्ट्रॉन बचा। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? 5f उपकोष में ट्रांजिट कर जाता है या संक्रमण कर जाता है, जिसकी वजह से 6d भी खाली और 7s भी खाली हो जाते हैं। तो 5f में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये किसका तत्व कहलाता है? 5f या f ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ठीक है, कारण समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे परा यूरेनियम तत्व। परा है ना, परा का मतलब होता है कि बियॉन्ड, है ना। परा यूरेनियम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है ना, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो ऐसे तत्व, बड़ी नाम से समझ में आ रहा होगा, यदि आप इसका संधि विच्छेद करें, बड़ी सिंपल है भाई साइंस, है ना। साइंस में आप संधि विच्छेद करके चीजों को आराम से समझ सकते हो। परा यूरेनियम तत्व, परा मतलब बियॉन्ड, यानी कि उसके बाद वाला, परा यानी कि बाद में, है ना। यूरेनियम मतलब अपना यूरेनियम, और तत्व मतलब ऐसे तत्व जो यूरेनियम के बाद उपस्थित होते हैं, यानी कि 93 से लेकर के 118 तक के जितने भी तत्व हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। तो 92 यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व, है ना, जिनका परमाणु क्रमांक 93 से 118 होता है, परमाणु क्रमांक 93 से 118 तक के क्या कहलाते हैं? सभी तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। यानी कि यूरेनियम के बाद उपस्थित जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। यानी कि ये सभी तत्व जो होते हैं ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं तथा नाभिकीय
नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। बोलिए, बात समझ में आ गई? यूरेनियम यानी कि 92 नंबर का जो यूरेनियम होता है, उस यूरेनियम के बाद में जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं सबके सब परायूरेनिक तत्व कहलाते हैं, और जिनका परमाणु क्रमांक 93 से 118 तक होता है। सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव होते हैं और कृत्रिम रूप से नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है अति भारी तत्व, है ना। अब अति भारी यानी कि बहुत ज्यादा हैवी, है ना, इसीलिए इनका नाम क्या है? सुपर हैवी एलिमेंट। एक तो होता है हैवी और एक होता है सुपर हैवी। सुपर हैवी, अरे रे रे, मुझे क्या अलग अलग वो लिखना में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं मिला मिला करके लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे लिखना हो वैसे आप लिखें। अति भारी तत्व, अब अति भारी तत्व कौन होते हैं? जो परमाणु क्रमांक 103 के बाद आते हैं, यानी कि हमारी जो एफ ब्लॉक की जो एक्टिनाइड सीरीज है ना, एक्टिनाइड सीरीज के लास्ट मेंबर के बाद वाले जितने भी तत्व हैं, है ना, वो सब क्या कहलाते हैं? अति भारी तत्व कहलाते हैं। तो परमाणु क्रमांक 103 के बाद वाले, यानी कि Z बराबर 104 से 118 तक के, है ना, Z बराबर 104 से 118 तक के जितने भी तत्व होते हैं, तो 103 के बाद वाले सभी तत्व अति भारी तत्व या सुपर हैवी एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या सभी जो परायूरेनिक जो तत्व हैं वो सब के सब सुपर हैवी एलिमेंट कहलाएंगे? देखो, दो चीजें मैंने बताई आप लोगों को, एक परायूरेनिक, एक अति भारी, है ना। तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूं कि क्या सभी अति भारी तत्व परायूरेनिक हो सकते हैं? पहला प्रश्न, क्या सभी अति भारी तत्व परायूरेनिक तत्व हो सकते हैं? पहला प्रश्न, हाँ या ना में आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है। और दूसरा प्रश्न सुनिए, है ना, प्रश्न नंबर 2 सुनिए, क्या सभी परायूरेनिक तत्व अति भारी तत्व हो सकते हैं? 2 क्वेश्चन किए हैं मैंने, आप लोगों को हाँ या ना में मुझे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके आंसर देना है। ठीक है, मजा आता है ना। तो देखिए, अति भारी तत्व कौन है? जिनके परमाणु क्रमांक 103 के बाद आते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी आप लोगों को देती हूं, क्या कि सभी, मतलब परायूरेनिक तत्व जो हैं, सभी तो नहीं, परायूरेनिक तत्व कौन होते हैं? जो 92 के बाद आते हैं, 92 से लेकर के 118 तक के। तो कुछ कुछ जो अपने परायूरेनिक तत्व हैं वो सब अति भारी की श्रेणी में आएंगे। बोलो, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये सभी परायूरेनिक और अति भारी जो तत्व होते हैं वो 103 के बाद आते हैं। तो यानी कि सभी अति भारी तत्व परायूरेनिक तत्व कहलाते हैं। तो एक प्रश्न का आंसर तो मैंने आप लोगों को यहाँ दिया है, अगले प्रश्न का आंसर आप हाँ या ना में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो सभी अति भारी तत्व परायूरेनिक हो सकते हैं, क्योंकि परायूरेनिक तो 92 के बाद वाले होते हैं। ठीक है, अति भारी तत्व के बाद में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। तो देखिए, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं वो ये रही। एक्टिनम भी यहाँ पर है, तो एक्टिनम जो है वो तो अपने डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो अपना थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, है ना, ये अमेरिशियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम,
मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। तो ये जितने भी जो तत्व हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख के बताए हैं। ये जो तत्व है इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ये सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्लस में है बेटा, प्लस 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 प्लस, यानी कि प्लस 3 भी आ जाता है ना, प्लस प्लस। ये सभी धन आवेशित होते हैं, है ना, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं। और ये बाद में किसकी भांति व्यवहार करेंगे, अपचायक की भांति व्यवहार करेंगे, पहली बात तो, है ना। अब ऑक्सीकरण अंकों में आप देखिए कि भाई Z इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ जो परमाणु की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उसमें देखो कमी आ रही है ना। तो Z इफेक्ट बढ़ जाने के कारण, Z इफेक्ट बढ़ जाने के कारण जो बड़े जो तत्व हैं, है ना, के कारण जो एक्टिनाइड्स के भारी तत्व, जितने भी भारी तत्व हैं, यानी कि जो हाफ खत्म होने के बाद में, देखो आप पहले तो ये लगातार बढ़ रहा है ऑक्सीकरण अंक, फिर लगातार घटता रहा है ना। तो घटने का जो कारण है ना वो क्या है, एक्टिनम के जो भारी तत्व होते हैं वो Z इफेक्ट बढ़ जाने के कारण के भारी तत्व केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं, ठीक है, केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही ये दर्शाते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, Z इफेक्ट बढ़ रहा है। Z इफेक्ट का मतलब है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा ही सही, है ना। परंतु यहाँ देखो नेपच्यूनियम को और प्लूटोनियम को, देखो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम बहुत ज्यादा +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेपच्यूनियम तथा प्लूटोनियम +7 ऑक्सीकरण अवस्था तक प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि भाई नेपाली पूरे +7 तक जाते हैं भाई। तो ये आपको याद रहेगा कि भाई नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो है +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जो कि हाईएस्ट है एक्टिनाइड सीरीज में, ठीक है। तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम के अलावा बाकी सभी की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है बेटा, +3। तो वही सामान्य ऑक्सीकरण संख्या जो है इनकी एक्टिनाइड्स की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी मानी जा रही है, यहाँ पर +3 मानी जा रही है। बोलिए, आ रहा है, +3 मानी जा रही है, परंतु नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम कहां तक जा रहे हैं, +7 तक जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए जैसे लेंथेनाइड संकुचन होता है बच्चों, वैसे ही क्या होता है, एक्टिनाइड संकुचन, ठीक है। तो एक्टिनाइड श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने की वजह से क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, तत्वों के आकार में कमी आएगी। इस कमी को ही एक्टिनाइड आकुंचन या संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ ही प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के आकार में कमी आती है, जिसे एक्टिनाइड संकुचन
या आकुंचन एक ही बात है, कहा जाता है। जैसे लैंथेनाइड आकुंचन था वैसे ही एक्टिनाइड आकुंचन भी है, कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, अब प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, तो जो तत्व है उनका जो साइज होगा वो छोटा होता चला जाएगा। छोटा होता चला जाएगा तो साइज में क्या आ रही है, कमी आ रही है ना, संकुचन आ रहा है, इसीलिए एक्टिनाइड संकुचन कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं, लो जी एक प्रश्न है यहाँ पर कि लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है, क्यों? लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन अधिक क्यों होता है या अधिक प्रभावी क्यों होता है? देखो, लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन अधिक प्रभावी होता है क्योंकि क्या भाई, लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता भाई, अधिक प्रभावी होता है क्योंकि एक्टिनाइड श्रेणी में, क्योंकि एक्टिनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक बढ़ते हैं। देखो बढ़ ही रहे ना, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। तो नाभिक में परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक बढ़ते हैं तथा नाभिक में प्रोटॉन भी 90 से 103 तक बढ़ते हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि होने की वजह से क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है जो परिरक्षण प्रभाव द्वारा संतुलित नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो n-2 यानी कि अंदर से भी अंदर वाली शेल में भरे जाते हैं, है ना। तो संतुलित कैसे हो पाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश तो लग ही नहीं रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो n-2 f में जा रहे हैं, n-1 d में तो जा ही नहीं रहे, है ना। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो परिरक्षण प्रभाव को संतुलित नहीं कर पाता है ना, नहीं हो पाती है, जिससे परमाणुओं का आकार, जिसके कारण आकार में अधिक संकुचन आता है। अतः एक्टिनाइड संकुचन अधिक प्रभावी हो जाता है। अतः एक्टिनाइड संकुचन अधिक प्रभावी होता है। अब आप चाहें तो इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, करना कुछ भी नहीं है। करना क्या है कि भाई लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन क्यों प्रभावी है, क्योंकि नाभिक में 90 से 103 तक प्रोटॉन बढ़ते हैं और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है परिरक्षण प्रभाव को संतुलित नहीं कर पाता है, ज्यादा लगता है तो ज्यादा पकड़ के रखता है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को और आकार जो है वो छोटा हो जाता है। छोटा होने की वजह से ये जो संकुचन है वो अधिक प्रभावी होता है लैंथेनाइड संकुचन से।
ठीक है, तो इस प्रश्न का ये इससे अच्छा आंसर नहीं हो सकता। आप चाहें तो इस आंसर को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में यानी कि अपने शब्दों में आप चाहें तो इस आंसर को लिख सकते हैं। लेंथेनाइट संकुचन एक्टिनाइट संकुचन की अपेक्षा कम प्रबल होता है, परंतु एक्टिनाइट संकुचन लेंथेनाइट संकुचन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। और ये जो प्रश्न है कई बार ये बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है, तो ये इसका आंसर है। देखिए अब बात करते हैं लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइड में समानताएं। जी हाँ, लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों में समानताएं क्या क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की पहली ही समानता क्या है कि भाई दोनों में ही इलेक्ट्रॉन n-2 F उपकोश में भरे जाते हैं। बोलो पहली समानता तो यही है ना। दूसरी समानता देखिए n-2 F में भरे जाते हैं तो दोनों ही, तो लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों के बाह्य 3 कोश अपूर्ण होते हैं, है ना, और अंदर के 3 कोश जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं, अपूर्ण होते हैं, है ना। बाह्य 3 कोश अपूर्ण होते हैं। देखो n-2, n-1 और ns तीनों अपूर्ण है ना, और अंदर वाले तीनों जो है वो पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं। तीसरी बात, दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। देखो दोनों में ही सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 देखने को मिली थी ना हम लोगों को, तो दोनों की ही जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है बेटा, +3 होती है। इसके अलावा दोनों ही श्रेणियों में लेफ्ट टू राइट जाने पर, है ना, दोनों ही श्रेणियों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आकार घटता है। मतलब क्या होता है, संकुचन आता है। बोलो दोनों में ही लेंथेनाइट संकुचन और एक्टिनाइट संकुचन पाया जाता है ना। अगली बात करते हैं, दोनों श्रेणियों के जो तत्व होते हैं, दोनों श्रेणियों के तत्व कैसे भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो रंगीन पदार्थ बनेगा। और अब अगली बात क्या है कि दोनों ही श्रेणियों के तत्व रंगीन तथा अनुचुंबकीय। देखो दोनों ही गुण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन भी बनाएंगे और अनुचुंबकीय यौगिक भी बनाएंगे। तो रंगीन तथा अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और इनके हाइड्रोक्साइड्स, देखिए याद रखिएगा, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड आधा फ्लोराइड तथा कार्बोनेट जल में कैसे होते हैं बेटा, ये जल में विलेय होते हैं, जल में विलेय होते हैं। मतलब हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और कार्बोनेट दोनों के, लेंथेनाइट्स के भी और एक्टिनाइट्स के भी क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। परंतु इनके नाइट्रेट, कौन कौन, नाइट्रेट तथा सल्फेट जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय
होते हैं। मतलब क्या हो रहा है, समानताएं देखिए आप, दोनों के ही N-2 में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड दोनों के बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होंगे, दोनों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आकार में कमी आ रही है, यानी कि संकुचन आ रहा है। रंगीन और अनुचुंबकीय यौगिक बनाते हैं। कार्बोनेट, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड जल में विलय होते हैं, जबकि नाइट्रेट और सल्फेट जो है जल में अविलय होते हैं। हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और कार्बोनेट जल में विलय, तो हम ऐसे कहते हैं हाई फाई कार। हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड को हमने लिख दिया फाई और कार्बोनेट को लिख दिया हमने कार। हाई फाई कार जल में विलय। देखो जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियां होती है ना, वो सब लो फ्लोर होती हैं, है ना। उनके जो रोड का और ऊपर जो गाड़ी होती है उसके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो बहुत कम होता है। तो पानी वानी आते तो इंडिया में पानी वानी भर जाता है ना, तो अपनी कार के पानी में डूब जाएगी अगर हाई फाई लेके आएंगे। तो हाई फाई कार जल में विलय और नास अविलय। अब इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा विलय है और कौन सा अविलय है। तो ये तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों में क्या हुई बेटा, समानता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं श्रुति मलवी आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।